आज हम डिस्कस करेंगे कि जूलॉजी में टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, है ना। क्योंकि बाकी ऑप्शनल वाले जहाँ 10-10 महीने प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे वो क्लास भी लेते हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे और उनका एक पीयर ग्रुप भी होता है। अगर आप PSR सोशियोलॉजी लेंगे ना, सोशियोलॉजी या बाकी ऑप्शनल से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं पहले जाके पूरा क्लासेस कंप्लीट करेंगे, सेम टाइम में ये टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करते हैं और इनके साथ सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ क्या है, इनके पास एक पीयर ग्रुप होता है जिसकी वजह से इनको इनके लाइफ में हमेशा एक प्रकार का कम्पिटिटिव एज होता है। इनको हमेशा कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा अपने से ज़्यादा अच्छा हमेशा मिलता रहता है जो उनको चैलेंज कर रहा होता है कि नहीं अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप टेस्ट में जब लिखने जाते हैं तो कोई स्टूडेंट 120 पा रहा है तो कोई 125 पा रहा है, तो आप कभी वहाँ पे हमेशा टो पे रहते हैं, मतलब आप कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। वही जब आप जूलॉजी में बात करते हैं तो जूलॉजी की सबसे बड़ी अच्छाई भी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि जो स्टूडेंट जूलॉजी लेता है, जो भी ऑप्ट करता है, वो BSc होता है, MSc होता है, ग्रेजुएट होता है, नेट JRF होता है, कुछ तो PhD वाले भी आते हैं, इसके साथ साथ मेडिकल बैकग्राउंड वाले फील्ड के भी आते हैं और बायोटेक्नोलॉजी वाले भी आते हैं। जो मेडिकल फील्ड वाले हैं उनको तो पुराना एक्सपीरियंस होता है कि कंपटीशन लड़ने का, तो उनके लिए पेपर 2 में प्रॉब्लम नहीं होता, जब उनको प्रॉब्लम बेसिकली पेपर 1 में होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टूडेंट इतने सालों तक वो पढ़ा होता है इन्हीं सारे सब्जेक्ट को, जब वो UPSC के PYQ देखता है तो उसको लगता है कि मुझे सब आता है, उसको लगता है मुझे सब आता है। वो कनाल सिस्टम देखता है तो उसको लगता है वो तो आता है, उसको भी आता है। सिमेट्री देखता है, आर्थोपोडा का देखता है, फिजियोलॉजी, ये सारे क्वेश्चन वो देखता है तो उसको ये लगता है कि उसको सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो कॉम्प्लिसेंसी है ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। कॉम्प्लिसेंसी की वजह से वो कभी स्टूडेंट जो जूलॉजी का स्टूडेंट है कभी भी 5 महीने डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करता। मेरे पास कम से कम इस समय 28 से 29 टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट हैं, ठीक है। इससे पहले जब उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में 4 to 5 मंथ ओनली एंड ओनली क्या कभी जूलॉजी को टाइम दिया है, नहीं दी, सबका आंसर होता है नो। ठीक है, इस समय जो मेंस भी दे रहे हैं, इस साल जो मेरे टेस्ट सीरीज में 9 स्टूडेंट हैं उसमें से 2 BDS है, 1 MBBS है और बाकी ये BSc और ग्रेजुएट वाले हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट भी है। तो ये सारों से जब एक क्वेश्चन किया जाता है, इसमें एक स्टूडेंट को छोड़ के कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये मुझे कह सके कि 4 से 5 महीने उसने डेडिकेटेड जूलॉजी का प्रिपरेशन कभी किया है। ठीक है, इसमें से 9 स्टूडेंट में सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसको आज टेस्ट सुबह टेस्ट दीजिए वो शाम को लिख देगा। बाकी सबके पास एक्सक्यूज़ है कि जो ये सर अभी मैं GS कर रहे हैं, कभी हम ये वाला पेपर कर रहे हैं, अभी हो नहीं पाया, कल देंगे, वो देंगे। आउट ऑफ 9 स्टूडेंट में सिर्फ 1 स्टूडेंट ऐसा है कि वो उसको कभी भी दीजिए, सुबह शाम जगते फुल लेंथ दीजिए, हाफ लीजिए, कैसा भी टेस्ट दीजिए, वो कंप्लीट करके आपको शाम तक दे देगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है, आउट ऑफ 9 में 8 स्टूडेंट ने क्या कभी पहले प्रिपरेशन क्यों नहीं किया। जूलॉजी का 5 मंथ डेडिकेटेड जो प्रिपरेशन चाहिए होगा, जहाँ की बाकी जो ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं वो 8-8, 9-9 महीने लगाते हैं और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लिखते हैं, उनका पीयर ग्रुप भी होता है, वो क्लासरूम भी जाते हैं और आपस में उनका डिस्कशन भी होता है, तो उनका एक कम्पिटिटिव एज है। वही जो आपका जूलॉजी का स्टूडेंट है वो बहुत कॉम्प्लिसेंट होता है, उसको ये लगता है मुझे सब आता है और क्या करना क्या है, PYQ ही तो करना है। जबकि आप ये जो कॉम्प्लिसेंसी ही होती है जिसके वजह से ना वो टेस्ट करता है, ना टेस्ट लिखेगा कभी, ना उसने पूरी तरह से बैठ के कभी भी जूलॉजी का ये क्लास देखा होगा या पूरा नोट्स बनाया होगा। नोट्स बनाना जूलॉजी में बहुत डिफ़िकल्ट काम है, वो आप बनाने जाएंगे तो 1 से 2 साल लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे PhD होंगे, तो आपका कोई ना कोई वीक लिंक एरिया होगा और 5 से 6 महीने तक नोट्स बनाना, पहले नोट्स बनाना,
फिर उस नोट्स पे ये कॉन्फिडेंट होना कि ये नोट्स सही है या नहीं है, और नोट्स क्या सही डायरेक्शन में फ्लो चार्ट डायग्राम बेस बन रहा है या एकदम लेंदी एक नई बुक आप छापने की तैयारी में कर रहे हैं। तो ये सारी चैलेंजेस है, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सही तरीके से नोट्स बना पाएंगे। तो ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ये जूलॉजी में कि उनके पास नोट्स ऐसा कंसाइज नहीं होता जिसे बार बार रिवाइज कर सके। ये एक भी रीज़न है जिसके वजह से स्टूडेंट टेस्ट को अवॉइड करता है। मगर ये कॉम्प्लिसेंसी एंड ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये लोग अपने आप को बेसिकली जितने भी हाई डिग्री वाले होते हैं ना, इनको पास क्या होता है कि मेरे पास इतनी हाई डिग्री है, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने टाइम में बहुत लिखा है, बहुत इजीली डील कर लेंगे। मगर सच मायने में जब ये इनका प्री होता है और जब ये मेंस देने के तरीके में जाते हैं ना, तो इनका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता है। तो कभी डेवलपमेंट बायोलॉजी छूट के जाता है, कभी कंपैरेटिव एनाटॉमी ये छोड़ के जाते हैं। अल्टीमेटली ये 230 250 के रेंज में अटक जाते हैं। इसके ऊपर मार्क्स नहीं आता। अगर ऐसा सच होता कि इतनी हाई डिग्री वाला बंदा मेंस लिख रहा होता तो और उसको हमेशा 300 मार्क्स आ रहे होते, तो ये बात सच है कि हर साल जूलॉजी से टॉपर आना चाहिए था। मगर ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हम जूलॉजी लेने के बाद इतने कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि मुझे सब आता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि PYQ कर लेंगे तो हमारा पूरा जूलॉजी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ये पेपर 1 में तक तो ठीक है, मगर पेपर 2 में जब आएंगे तो PYQ से कुछ नहीं होने वाला। उससे बस एक टॉपिक तैयार होगा, मगर सही से वो तैयार नहीं होता। तो ये जो कॉम्प्लिसेंसी की वजह से क्या होता है कि आप जो भी स्टूडेंट है वो जूलॉजी को नेग्लेक्ट करता जाता है उस स्टेज तक जब तक उसका प्री सिलेक्शन नहीं हो जाता। और प्री सिलेक्शन के बाद उसको पता लगता है कि वो जो उसने अभी तक कॉलेज में जो किया था उस बेसिस पे जूलॉजी में UPSC में मार्क्स नहीं आता। UPSC में मार्क्स आता ही नहीं है, वो 250 से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाता। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पूरी क्लास किया होगा या टेस्ट सीरीज किया होगा या उनके पास कोई पीयर ग्रुप ऐसा होगा या कोई गाइडेंस देने वाला होगा, तो उन लोगों की बात छोड़ दें। वरना मेजॉरिटी की कहानी यही है कि वो कॉम्प्लेसेंट ज़्यादा हैं बजाय कि एक एक्टिव कॉम्पिटिटर जो सच में इतना ईगर है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। वहीं एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे, जैसे मेरे पास जो स्टूडेंट है कुछ आते नहीं सर मुझे टेस्ट लिखना है सुबह शाम, उनको कुछ भी दो उनको लिखना ही होता है। वो मानेंगे ही नहीं, आप उनके साथ कुछ भी बोलो कि नहीं बेटा ये इसको कुछ दिन रुक जाओ, इसको ये कर लो, उनको लिखना ही है। उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो टेस्ट लिखेंगे ही। ये जो एक्टिव कंप्यूटर के साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये लिख लिख के क्या होता है, इनकी एक विजुअल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। जब आप बैक टू बैक टेस्ट लिखते हैं तो आप इमेजिन करिए कि जब आप टेस्ट बार बार लिखते हैं तो आपकी एक विजुअल मेमोरी डेवलप होगी। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कनाल सिस्टम में आपने कोई क्वेश्चन लिख दिया है या मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई आंसर लिखा है आपने, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, डायग्राम और आपने क्या आर्गुमेंट लिखा है ना, ये माइंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है, तो जिसके वजह से रिवीजन आपके लिए इजी हो जाएगा। और साथ साथ जब आप टेस्ट लिखते हैं तो आपको कंसाइज वे में, प्रेजेंटेबल वे में, लिमिटेड वर्ड में, और अल्टीमेटली तब आप जाके सीखते हैं कि कैसे लिमिटेड टाइम में आंसर लिखा जाएगा। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही टेस्ट में हम लिखेंगे जाके सीधे मेंस में और आपसे हो जाएगा, तो ये सारा ख्याली पुलाव है। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको एक स्टेज में जाना होगा। पहले आपको कंटेंट लिखना होगा, अब आपके बहुत लेंदी आंसर आएंगे, फिर आपका जाके धीरे धीरे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा, फिर जाके बहुत ही कम्पैक्ट और टाइम के लिमिट में आपका आंसर आना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले टेस्ट में पूरी हो जाएगी। तो ये जो जूलॉजी की प्रिपरेशन है, विजुअल मेमोरी, एक स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी और एक आंसर का वेल स्ट्रक्चर हो के आने के बीच में एक बहुत ही रेग्रेसिव प्रोसेस, एक एफर्ट है जो ये जूलॉजी के स्टूडेंट से के बीच में नहीं है। और ये ना होने का रीज़न ये होता है कि कहीं पे ज़्यादा या तो कोई सच में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कोचिंग ये टेस्ट सीरीज चला रहा है या नहीं चला रहा है, ये सारी बातें हैं। मगर
अगर आप ये टेस्ट सीरीज की सही से आप करेंगे नहीं और आप बार बार रिवाइज करके ये प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो ये सच है कि जूलॉजी में मार्क्स आता नहीं है। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि हम जिनसे compete कर रहे हैं बाकी ऑप्शनल वाले, वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, और हम पहले से अगर करके नहीं रखेंगे तो प्री और मेंस के बीच में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, और वहाँ पे रिवाइज करना, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, कंसाइज वे में लिखना, लिमिटेड स्पेस में लिखना, लिमिटेड टाइम में लिखना, ये पॉसिबल हो नहीं पाता। और अल्टीमेटली हम वहाँ पे क्या सोचते हैं कि किसी भी तरीके से वन टाइम सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, ताकि हम किसी तरह से मेंस में एटलीस्ट सब अटेम्प्ट तो कर सकें। ज़्यादातर 90% स्टूडेंट की यही कहानी है, क्योंकि मेरे पास 9 स्टूडेंट्स हैं और मैं सिर्फ, अगर 9 स्टूडेंट हैं मेरे पास मेंस के, और मैं अगर आप मेरे से मेंस के स्टूडेंट की कॉपी मांगेंगे तो सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी कॉपी मैं आपको सारे टेस्ट की दे पाऊँगा। बाकी सबके पास एक्सक्यूज़ है, सर ये सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ, जीएस का थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा है, सर मेरा पूरा है नोट्स मगर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। ये अच्छे खासे एक्सक्यूज़ हैं, मगर अगर प्री और मेंस के बीच में एक्सक्यूज़ है तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि क्या कैसे इम्प्रूव करेगा या नहीं, बट ये साफ दिखाता है कि आपको जब प्रिपेयर करना था तब आपने वेल ऑर्गेनाइज वे में डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं किया है। क्योंकि जो जूलॉजी है वो स्टैटिक सब्जेक्ट है, और वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करके एक स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी डेवलप की है, और ये डेवलप नहीं होगी तो आप कितना भी कर लें जूलॉजी को, आप टाइम लिमिट में कर पाना एक मतलब वो लक फैक्टर में होगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो वहाँ पे आ जाए और आपने कर दिया हो। ठीक है, तो जिसके वजह से ये हमेशा एक्सक्यूज़ आता है कि आज लिखेंगे टेस्ट, एक्सक्यूज़ होगा कि आज लिखेंगे टेस्ट, कल लिखेंगे टेस्ट। अल्टीमेटली वो मेंस के दिन ही लिखा जाता है, उससे पहले लिखना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब आगे आते हैं। जब आप बैक टू बैक टेस्ट लिखते हैं, सपोज के ये जूलॉजी एक फैक्चुअल, ये स्टैटिक सब्जेक्ट है मगर एनालिटिकल होता है, ये साइंस है, हमेशा ये जान रखेगा। ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके आंसर में होनी चाहिए। अगर ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप नहीं देंगे, क्वेश्चन हमेशा आपको सिंपल दिखेगा मगर उस आंसर में आपको की बेसिक्स जो लॉजिक है वो आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, उसने पूछा है कि सिमेट्री, तो आप क्या करेंगे, राइट, व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट इज टाइप ऑफ सिमेट्री, और 4-5 पॉइंट सिग्निफिकेंस के लिख के चले आते हैं और आप सोचते हैं आपको मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको वो इन डेप्थ देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सिमेट्री क्यों इवॉल्व हुआ, किस तरह से रेडियल से बाइलेटरल सिमेट्री इवॉल्व हुआ, और किस तरह से वो एडेप्टेशन में हेल्प कर रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है। बस यही, जैसे ही आप एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे यही पे आपने लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे वो एडेप्टेशन इसका और इसका एडेप्टेशन, और किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, गेस्टेशन पीरियड, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये क्यों ये सिमेट्री की वजह से ज़्यादा बेटर हो पाया। ये सब लॉजिक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है, एग्जांपल के लिए पैटर्न फॉर्मिंग जीन, हॉक्स जीन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनाइजर, ये सारा जो आपका लिम्ब का डेवलपमेंट है, हार्ट का डेवलपमेंट है, आई का डेवलपमेंट है, ये सब क्या है, सिमेट्रिकल वे में हो रहा है। तो आपके जो एग्जाम्पल और सिग्निफिकेंस होना चाहिए वो एकदम अप्लाइड एस्पेक्ट में होना चाहिए। ये रैंडम नहीं होना चाहिए कि ये सिमेट्री बॉडी को 2 भाग में डिवाइड कर देता है, ये सब चीज़ें, उससे मार्क्स नहीं मिलता। स्टूडेंट का आंसर इस लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए कि जिससे लगे कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। साइंस है का पेपर है तो इसका मतलब है कंसेप्ट और अप्लाइड एस्पेक्ट दोनों आपके आंसर में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मार्क्स नहीं आएगा। वो 10 में से 4, 4.5 या 4 मार्क्स आएगा, वो आपको 240, 50, 260 में ला के रखेगा। इसमें सिलेक्शन नहीं होना है, आपको बस खुशी होगी कि मेरा मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बस ये 40 मार्क्स और लाना है, फिर मैं टॉपर बन जाएंगे। मगर वो दिन आता नहीं है, 6 रिटर्न ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टेस्ट सीरीज स्टूडेंट जो होता है वो बार बार
पहले जो आपका प्रैक्टिस होगा वो तो पहले रटने का ही प्रैक्टिस है, पहले कैसे आप उस सिलेबस को याद करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कैसे कंसाइज वे में आपको लिखना है और वो सारे फैक्ट लिख देने हैं जो जरूरी हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट की कॉपी देखिए। अब स्टूडेंट ने लिखा है राइट द इनलिस्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस लड़की ने, हाँ इसने क्या है अच्छे से ये सारा एनर्जी का किस तरह से आ रहा है ये सारा लिख दी। ये बेसिकली इसने सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लिखा है, इसने किस तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ एनर्जी हो रहा है मतलब एटीपी का, इसने यहाँ पे लिख दिया। अब आप एग्जाम में यही गलती करके आएंगे और आप सोचेंगे कि आपको मार्क्स आ जाए। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या है, क्रिएटिनिन, ग्लाइकोजन, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, एटीपी, ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बुक में जो आप मास्टरिंग जूलॉजी वॉल्यूम 4 में जाएंगे तो वहाँ पे एक डायग्राम बना होगा जहाँ पे ये दिया हुआ है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो ये स्टूडेंट ने सुंदर बहुत लिखा है, इसको भी लग रहा है इसने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट सच्चाई ये है जो पूछा है वो उसने लिखा नहीं है। ठीक है, ये गलतियाँ हमारी होंगी जब हम पहले से इस तरह का एफर्ट नहीं करके रखेंगे। और आगे आते हैं, फिर इसने देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कितना ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल कर रही है। सीधे इसने कितना ज़्यादा कंटेंट का इस्तेमाल किया। इस तरह से लिखने से समस्या क्या है कि आपका टाइम लिमिट में पूरा नहीं होगा और कोई भी इतना मतलब आपका क्वेश्चन छूटना एकदम तय हो जाएगा। इस तरह से आप लिख नहीं पाएंगे। तो आपका प्रैक्टिस क्या होगा कि पहले इस स्टूडेंट को कंटेंट बहुत अच्छे से आता है, मगर समस्या क्या है कि ये स्टूडेंट जो है वो टाइम लिमिट में कंसाइज नहीं कर पा रही है, मतलब फ्लो चार्ट और डायग्राम बेस में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब देखिए जैसे बुक में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी स्टेप वाइज दिया हुआ है आपको, और ये देखिए स्टूडेंट की जब कॉपी चेक होती तो उसको ये बताना पड़ता है कि कैसे लिखना है। अब ये मोटर डिस्चार्ज है, ये स्टेप पहला हुआ। फिर एसिटिल कोलिन का यहाँ पे आप डायग्राम अगर आप चाहते हैं तो वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला डायग्राम बनाएंगे और यहाँ से एसिटिल कोलिन को ब्रेक करता हुआ दिखा सकते हैं। बाइंडिंग ऑफ निकोटीन, यहाँ पे एक डायग्राम आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से निकोटीन एसिटिल कोलिन बाइंड हुआ। इंक्रीज ये यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये जो नर्व वाला कंडक्शन वाला है मेन, ये आपको ये वाले पे स्टेप में यहाँ पे डायग्राम आप अवॉइड कर सकते हैं, ये डायरेक्टली स्टेप वाइज दे सकते हैं क्योंकि एक स्टिमुलस है। यहाँ से आप दिखाएंगे कि किस तरह से जो स्टिमुलस है टी ट्यूब्यूल में गया, ये टी ट्यूब्यूल का डायग्राम है। उसके बाद जब टी ट्यूब्यूल से निकलता है तो किस तरह से कैल्शियम बाहर आएगा और जाके ट्रोपोनिन सी पे अटैच होगा। इसके बाद क्या क्या स्टेप होंगे ये आपको आगे की बात करते हैं, यहाँ पे उतना डिटेल में आंसर नहीं चेक कर रहे हैं अभी। तो इससे पता चलता है ये जो आंसर है ये टाइम लिमिट में लिख भी जाएगा और ये आपको ये भी शो करता है कि कितने कंसाइज वे में लिखना है और आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है। क्योंकि जब आप इतने लंबे लंबे जार्गन में आप आंसर लिखेंगे तो प्रैक्टिकली पक्का ये तो तय है कि आप नहीं आंसर कंप्लीट कर पाएंगे टाइम में। तो आपको ये सब तभी आएगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, जब आप इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार पढ़ेंगे और ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। ये आपको प्रैक्टिस करके ही होगा और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब आगे देखिए इस स्टूडेंट की दूसरा देखते हैं। अब इसने क्या किया है, न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन को इतना लंबी कहानी में एक्सप्लेन किया है। न्यूरोट्रांसमीटर का जो क्वेश्चन है इतना लंबा अगर आप एक्सप्लेन करने जाएंगे, अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करने जाएंगे इतना ज़्यादा वर्ड में, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि आपका फिर पेपर नहीं कंप्लीट होगा। तो ये टेस्ट सीरीज में क्या होता है, ये स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, इसको आता सब कुछ है। इसका जो जिस स्पीड में ये टेस्ट लिखती है मतलब सच में मोटिवेशनल है। मतलब आप इसको टेस्ट दीजिए, 3-4 दिन में ये लिख के दे देती है। तो अब इसके पास कंटेंट है, इसको नॉलेज है, मगर ये जो प्रैक्टिस कर करके जब क्या होगा, अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो कंसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ ये जो स्टूडेंट है ये रेगुलर वे में जब काम करेगी तो क्या होगा, इसका ये जो टॉपिक है वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसने बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, लगभग मुझे लगता है 1.5 महीने में इसने 8 से 9 टेस्ट लिख दिए हैं। अब इसको ये टॉपिक रिवाइज करना, ये जो सारे टेस्ट में जितने भी टॉपिक हैं इस सिलेबस से, इसको बार बार रिवाइज करना इसके लिए इजी है क्योंकि इसने पहले पढ़ा है, फिर इसको फिर राइट किया है आंसर को,
और इसके बाद बार बार जब रिवाइज करके, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आता रहेगा, तो आप एक ही आंसर को 2 से 3 बार जब लिखते हैं तो वो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी बनेगा। और आपका तो आपको एटलीस्ट क्या है कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, उसमें प्रेजेंटेशन भी आपका होगा, स्ट्रक्चर भी होगा, कंसाइज भी होगा, और एक वेल प्लान तरीके से आप आंसर लिखेंगे, वो चाहे 10 नंबर में पूछे, चाहे 15 में, 20 में पूछे। क्यों? क्योंकि आपको जो नॉलेज है आपका वही इंटैक्ट है, और कैसे लिखना है ये भी आपके लिए एकदम क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे हमको टाइम मैनेज करना है। क्योंकि ये जो टेस्ट में गलती कर रही है ये स्टूडेंट, ये अभी इसका इस बार मेंस नहीं है, इसका 2026 में एग्ज़ाम होगा, तो ये स्टूडेंट तब तक रिवाइज कर करके इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि इसका जो आंसर कॉपी है, जैसे ही भगवान ने अगर इसका मतलब प्री में सिलेक्शन करता है, तो इसके लिए जूलॉजी ज़्यादा कंपेरेटिवली इजी है। जो वो स्टूडेंट जो कॉम्प्लेसेंट बैठा हुआ है, सोच रहा है कि आज लिखेंगे कल लिखेंगे, मेरी डिग्री पीएचडी ये बड़ी बड़ी सी डिग्री है, मुझे तो सब आता है, ये स्टूडेंट बेसिकली इनकी नॉलेज और उसमें कोई कमी नहीं है, बट समस्या ये है कि वो टाइम लिमिट में लिखना, ऑर्गेनाइज वे में लिखना, और एक वेल प्रेजेंटेबल अट्रैक्टिव वे में लिखना, कंसेप्चुअल बेसिस में लिखना, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है जब तक आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है जूलॉजी में। तो जूलॉजी में अगर कोई स्टूडेंट डेडिकेटेड हो जाए तो 4 ही मंथ लगने हैं उसको, और मगर समस्या क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में वो 4 मंथ अगर नोटिस कर लें तो हमने कभी डेडिकेटेड वे में जूलॉजी को दिया ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्या है, इम्प्रूव आंसर राइटिंग फॉर साइंटिफिक। ये डायग्राम बेस में लिखना, कंसाइज वे में लिखना, स्ट्रक्चर वे में लिखना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आप आएंगे और अब आंसर लिख देंगे। अब इस स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसने क्या है, एक एक डायग्राम को देखते हैं। इसने म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू का जो आंसर लिखा है, अब इसको ध्यान से देखने, इसने पूरा आंसर फ्लो चार्ट और डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है। इस आंसर को 10 नंबर में लिखना बहुत आसान है, ये टाइम लिमिट में भी है और स्ट्रक्चर वे में है, जो जो ज़रूरत है इसने करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ ये देखिए मेटामॉर्फोसिस का स्टेज बेसिस में कैसे हार्मोन, कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, कितना कम वर्ड में है, सिंपल डायग्राम है और इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। ये स्टूडेंट का अपना ये लिख के इसका प्रैक्टिस करके ये स्टेज में पहुंचा है। इस तरह से आपको भी जब आप प्रैक्टिस कर करके पहुंचते हैं, अब ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, सिंपल वे में स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर दिया है। साथ में इसके पहले इसने डायग्राम भी बनाया हुआ है इसके आगे वाले पन्ने में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कंसाइज वे में लिखना, डायग्राम बेस पे लिखना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये ऐसा कोई स्पेशल दिन नहीं आता जिसमें सारी गलती आप एक ही दिन करेंगे और वो एक ही दिन में इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये देखिए मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है, ये एक सिंपली वे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जब आप टेस्ट देंगे, बैक टू बैक देंगे और एक ही रिसोर्स से बार बार रिवाइज करते जाएंगे, रिसोर्स सेम होना चाहिए, रिवाइज, प्रैक्टिस, एंड देन आपको क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस है आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा ना कि आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दोगे कि मैं मेंस दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और किस तरह से 10 नंबर को, 15 नंबर को और 20 नंबर को डील करते हैं। क्योंकि आप इस कंडीशन में, मेंटल स्टेट में पहुँच चुके होते हैं कि आप नॉलेज से खेल रहे होते हैं, है ना। क्योंकि आपको सब कुछ याद है, कंटेंट आपका प्रिपेयर है, डायग्राम आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तब आपका माइंड उस विजुलाइजेशन में जाता है कि आज मेरा मेंस है, मैं 10 नंबर को ऐसे करेंगे, 15 नंबर को इस तरह से करेंगे। अगर पेपर 1 के पार्ट 2 टफ आता है तो पेपर 1 के पार्ट वर्ड को हम स्ट्रांग करेंगे। तो ये जो क्लैरिटी है, प्लानिंग है कि किस तरह से एग्ज़ाम में हम डील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, पेपर 1 जो है, जूलॉजी पेपर 1 को डील करिए 1, इसमें पेपर ए पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट है जिसने अपना जो सिलेबस है बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो अगर पेपर पार्ट ए इसका टफ आ जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको सेलेक्ट करेगा कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, और यहाँ पे वो डिसाइड करना है, ये वो डिसाइड कर लेगा कि 150 मार्क्स किस एरिया से अटेम्प्ट करना है और 100 मार्क्स किस एरिया से करना है।
तो ये सब स्ट्रैटेजी तब आती है जब आप अपने कंटेंट में पहले तो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, और उसके बाद आपने उस कंटेंट जो सिलेबस है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी सही है, आपके डायग्राम और फ्लो चार्ट प्रिपेयर हैं, और क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं वो पहले से पता है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, पेपर टफ आएगा तो हैफ-हैज़र्ड मैनर में कुछ भी अटेंड करके आएंगे, वो प्लानिंग होगी नहीं। जहाँ पे आपको 100 नंबर का अटेंड करना था वहाँ आपने 150 कर दिया होगा, जहाँ 150 का करना था वहाँ तो अल्टीमेटली आपका जो पेपर का मार्क्स है वो कभी कभी कम आएगा, भले ही आपको आता हो, मगर ऑर्गेनाइज उस समय एनालाइज ना करने की वजह से भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन के साथ साथ क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करिए कि पहले तो कंटेंट और डायग्राम प्रिपेयर हो, और उसके बाद आपका माइंड इस तरह से विजुअलाइज करे कि मैं एग्ज़ाम दे रहे हैं और इतना बेहतरीन कॉपी लिख के आए हैं कि मेरा कोई मार्क्स 300 से नीचे नहीं ला सकता। मगर ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपके वेल एक्टिव कॉम्पिटिटिव वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्रीम कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें मार्क्स नहीं आएगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और एग्ज़ाम के दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, तब आपका माइंड इस लेवल पे पहुंच जाता है, वो आपका रेगुलर खुद इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो उस इमेजिनेशन को क्या है, तब वो जाके कॉपी में रिफ्लेक्ट होके आता है। ठीक है, अब इन्हेंस टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, जो हमने अभी आपको पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, जब आप बार बार पेपर देंगे ना, तब आपको स्ट्रेटजी भी क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आता है, कहाँ से 150 का अटेंड करना है, कैसे 100 का अटेंड करना है, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पेपर में आपको देखना है, जो आपको हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आते हों, ठीक है, मगर चूज क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि कौन सा मेरा बहुत अच्छे से तैयार है और किसमें कंसेप्चुअल मतलब लॉजिकल फ्लो में ज़्यादा दे सकते हैं, किस आंसर। तो सिलेक्शन उस बेसिस में भी होगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है जिसमें आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेंथ थी बहुत ही स्ट्रांग थी। ठीक है, तो ये सब भी आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद ही होगा। जैसे ये स्टूडेंट है, इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन को इसने कई बार अटेम्प्ट किया हुआ है, इसका वेल प्लान तरीके से है, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा बेटर उसमें आंसर आ जाएगा, बजाय कि जिस वो टॉपिक जो उसको पता है कि बहुत स्टैटिक है, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी या ऐसा कुछ देने को नहीं है जिसमें सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएगा। तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को अवॉइड करके उन क्वेश्चन को अटेंड करना है जहाँ पे मार्क्स जाना, स्टूडेंट टीचर को भी इम्प्रेस करना है कि मैंने वो क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी है, कंसेप्ट भी है, और साथ साथ उसका डायग्राम और प्रेजेंटेशन और न्यू मॉडर्न थ्योरी भी है उसमें। एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक स्टूडेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन की बात करता है, ठीक है, अब वो एक स्टूडेंट लिख के आएगा वो पुरानी वाली कहानी जो हम लोग मेडिकल के प्रिपरेशन में करते थे कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देता है, सेलेक्टिव बैरियर करता है। एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो उसको ब्रेक कर देगा कि लिपिड रैफ्ट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, ये सारा चीज़ें बताएगा। वो लिपिड रैफ्ट का बताएगा कैसे HIV का एंट्री होता है, कैसे प्रोटीन रिसेप्टर का क्या काम होता है। जैसे आपने बहुत सारे रिसेप्टर सुने हैं ना कि हार्मोन का, इंसुलिन का ये रिसेप्टर होता है, उसी तरह से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में कैसे ये करता है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट का बताएंगे कैसे इम्यूनोग्लोबिन और अटैचमेंट में काम होता है। तो ये सारे जो फंक्शन है, जब इस तरह से आप बताएंगे तो क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो सेल बायोलॉजी का डील करेंगे तो डेवलपमेंट आपका बहुत ही इंटरकनेक्टेड में होगा। क्योंकि लिपिड रैफ्ट क्या है, HIV आपके पेपर 1 में है, प्रोटीन रिसेप्टर आपके हार्मोन में है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपके मेन में है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन इम्यूनिटी वाला आपके बायोकेमिस्ट्री में है। तो ये इस तरह का जब आंसर आप देते हैं तो आपका इस टीचर को सामने पता चल जाता है, दिस स्टूडेंट इज नॉट अ रोट लर्नर, ही इज अ वेल अप्लाइड पर्सन दैट हैज रिटन आंसर टू द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द प्रेजेंट साइंस, है ना। सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, उसको इस तरह से लिखना है कि आपका आंसर दिखे कि यू आर अ वेल रीड पर्सन। इसके लिए क्या होता है कि जब आप सिलेबस को एक टाइमली तरीके से कंप्लीट कर देते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब ये अपने आप आने लगता है। मगर आप सोचेंगे सिर्फ एक बार सिलेबस ख़त्म करेंगे और हम जाके इस तरह का आंसर लिख पाएंगे, ऐसा नहीं होना।
क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए। एक समय में बैठ के आपको माइंड में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री भी सोचना है, सेल बायोलॉजी भी समझना है, डेवलपमेंट बायोलॉजी भी सोचना है। तो इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। जब आप पहले आपका बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करने में 10 दिन लग रहा होगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ 2-2 दिन में आपकी बुक रिवाइज हो जा रही होगी। तो ये जब जल्दी जल्दी आप रिवाइज करने की कंडीशन में फंस जाते हैं, तब आपका माइंड बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लिंक करने की जो कैपेसिटी आपके माइंड की डेवलप होगी, यहाँ से जो आंसर आता है वो अनमैच क्वालिटी का होता है, वहाँ पे आप किसी से मैच नहीं कर सकते। तो ये प्रैक्टिस कर करके ही आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन और पैक। एक तो ये सबसे बड़ी जूलॉजी में क्या है कि कोई अच्छी टेस्ट सीरीज और ये सब ना होने की वजह से हम अक्सर भागते रहते हैं। हमको लगता है कि हम एक दूसरे के पीयर ग्रुप से इवैल्यूएट करा लेंगे, और अक्सर ये देखोगे जूलॉजी में ना, ये मशरूम के तरीके ना, जैसे ही बरसात आती है ना, इस तरह से आंसर इवैल्यूएशन ग्रुप, स्टडी ग्रुप, सीरियस एस्पायरेंट का ग्रुप, ये इतना बनता है, हर साल बनता है, हमारे टाइम में भी बनता है, आपके टाइम में भी बन रहा होगा। मगर सच बता दूं, अगर एक महीना भी कोई ऐसा ग्रुप होगा जो डेडिकेटेड चलता होगा, तो मुझे बताइएगा, मैं सच में उस ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। कोई नहीं चलता। रीज़न क्या है, वहाँ सब टाइम पास करने के लिए आते हैं। कोई भी डेडिकेटेड स्टूडेंट बैठ के आपका ग्रुप में बैठ के 4 घंटे नहीं देगा, वो वहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं करेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उस समय एकदम ही टाइम नहीं होता, तो वो कोई देता नहीं हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, होता है कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अपना नोट्स आपको या अपना कंटेंट देगा क्यों? सीधा बात है, वो ग्रुप में वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ टाइम पास हो रहा होता है, वहाँ कुछ हो नहीं होता है। और ये डेली बेस्ड जो टारगेट होता है, मैं इसके भी अगेंस्ट जाता हूँ, क्योंकि आपका जो होलिस्टिक जो ऑर्गेनाइज प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो आप जो भी हो, एक थोड़ा सा ऐसा टारगेट बनाइए। डेली टारगेट समस्या है, कभी आप बीमार हो गए, कभी आपको जाना पड़ गया, कभी आपका जीएस का मन कर रहा है, तो ये वाला जो टारगेट है कि ह्यूमन जो टेंडेंसी है उसके बेसिस में ये फॉलो कर पाना मुश्किल है। इसके बजाय आप वीकली टारगेट, 10 डेज टारगेट या मंथली टारगेट रखिए। इसमें क्या है, आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा सटीक तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो डेली टारगेट कर पाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बहुत से चीज़ें होंगी आप पे इम्पैक्ट करेंगी, तो जिसमें की वजह से ही आपका टारगेट नहीं पूरा होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर आपको जूलॉजी को ही साइड करता है। जूलॉजी वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी खास बात है, वो जीएस साइड नहीं करता, वो हमेशा जूलॉजी को ही साइड करता है, ठीक है। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड साइकोलॉजिकल रेडिएशन। जब आप रेगुलर एग्जाम आप लिखते हैं ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपका माइंड इतना प्रिपेयर हो जाता है ना, वो एक दूसरे को लिंक करके पढ़ने का आदत उसको हो जाता है, ठीक है। ये सारा है मेंटल कंडीशनिंग लाइक नीडेड टू परफॉर्म इन द रियल एग्जाम। तो होलिस्टिक कवरेज ऑन रिवीजन आपका जब ये करते हैं तो आपका ना इतनी बार रिवीजन हो चुका होता है ना, कि तब आपको ये सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी अलग नहीं लगता, सिर्फ पेपर 2 आपको लगता है और पेपर 1 होता है। क्योंकि आप इस कंडीशन में पहुंच सकते हो कि 2 दिन में हम पेपर 1 रिवाइज कर लेंगे और 2 दिन में पेपर 2 रिवाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंसर कॉपी ऑलरेडी एक प्रकार के नोट्स के फॉर्म में होती है, और आपके पास जो बुक है हमारी वाली, वो 4 बुक यूपीएससी में पढ़ना ना, मतलब अगर कोई मेरे को बोले 4 बुक यूपीएससी में आपसे 70 से 80 दिन में नहीं ख़त्म हो रही है, तो मैं बोलूँगा या तो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी गड़बड़ है, या आपने एजुकेशन टाइम में उस तरह से टाइम नहीं दिया है। क्योंकि 90 डेज़ में 4 बुक्स अगर आपका नहीं ख़त्म हो रहा है, तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है, ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह का स्ट्रेंथ डेवलप करना होगा, क्योंकि आप सब ग्रेजुएशन में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं, तो 90 डेज़ में ये इजीली ये बुक ख़त्म हो जानी चाहिए। ये आपको डेडिकेटेड वे में देना होगा। अगर आप ऑनेस्टली मैं बोलूँ, अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट भी है, अगर 5 घंटे डेली देता है, तो ये बुक 4 जो बुक हैं बहुत इजीली आपसे ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको बार बार रिवाइज करना है और बार बार टेस्ट लिखना है, ताकि आपकी एक विजुअल स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन सके, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस टेस्ट सीरीज का। जिनको देखिए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है, जो एक रिसोर्स मिलने के बाद बैक टू बैक टेस्ट लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट होगा जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी या नीट के बाद उसने करस्पॉन्डेंस से कर लिया है, या उसने ऐसी जगह से पढ़ाई किया है जहाँ पे उसका सच में बेसिक्स नहीं क्लियर है। उन लोगों को तो क्लास लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, मगर कुछ ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं
जो जिन्होंने नेट JRF अच्छे अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है या MSc कर रखा है या बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, मगर कुछ ऐसे BSc वाले स्टूडेंट भी हैं, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी से, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो अभी उसका 20 जून को ख़त्म हुआ है, 20 जून को उसका BSc ख़त्म हुआ है और आज है कितना 27 जुलाई, इसने 9 टेस्ट लिख दिए हैं। और वहीं मेरे पास नेट JRF वाले भी स्टूडेंट हैं और बायोटेक्नोलॉजी वाले BDS भी हैं। ये सारे स्टूडेंट ने अभी मुश्किल से 2 से 3 टेस्ट लिखा है। तो डिफरेंट ये बात नहीं है कि आप कितना डेडिकेटेड है, ये आप पे डिपेंड करता है। डिग्री विग्री सब इंटरव्यू में काम आएगी, उससे पहले जो उतना अभी एफर्ट है आपका डेडिकेटेड में वे में, प्लान्ड वे में और एक ऑर्गेनाइज वे में करना है और अल्टीमेटली अपने माइंड को इस लेवल पे प्रिपेयर करना है कि वो सोते जागते ये इमेजिन कर सके कि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आंसर लिख रहे हैं, गैस्ट्रुलेशन में ये आंसर लिख रहे हैं। मतलब आपको ये इमेजिन होना चाहिए कि मैंने उसको 5 मिनट में ये वाला आंसर मैंने एग्जाम हॉल में लिख दिया, ये वाला मैंने एग्जाम हॉल लिख दिया। पता नहीं नींद में ऐसे ही आपको सपने आएंगे जब आपको लगेगा कि ये मेरा पेपर छूट गया क्योंकि मैं ये वाला टाइम, इस तरह की चीज़ें सपने आने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जूलॉजी में आपको लेके आना, क्योंकि तभी आप रियल कंडीशन में आते हैं। अगर आप कंप्लेसेंट रहेंगे तो आपका जूलॉजी कभी ख़त्म नहीं होगा। आप उन्हीं स्टूडेंट की तरह रहेंगे जिनका प्री सिलेक्शन होगा, तब जूलॉजी स्टार्ट होगा, 2 अटेम्प्ट में उनका नहीं निकलेगा, तब जाके वो बोलेंगे जूलॉजी अच्छा ऑप्शनल नहीं है, हमको एंथ्रो लेना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए। वो भागते रहेंगे, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। सिर्फ अपने आप से ये क्वेश्चन कर रखिए कि कौन सा ऐसा 4 मंथ है जो अपने जीवन में हमने डेडिकेटेड वे में जूलॉजी को दिया था। ठीक है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आप जूलॉजी ले रहे हैं तो ये बात आप सोचना पड़ेगा। और अगर आपने जून से लेके अक्टूबर के बीच में इस तरह का काम नहीं किया है तो ये बात सच जान लीजिए कि नवंबर के बाद आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जून से लेके अक्टूबर में ये प्रैक्टिस कर रखी है तो उस स्टूडेंट को आधे घंटे या 1 घंटे रिवीजन के लिए देना जूलॉजी में बहुत आसान काम है। मगर जिसने जून से लेके अक्टूबर तक ये कॉम्प्लिसेंसी रखी है और अपने आप को एक्सक्यूज़ दिया है, तो ये बात तय है कि वो नवंबर से लेके मई प्री की डेट तक वो उस समय भी एक्सक्यूज़ देता रहेगा। तो ये एक्सक्यूज़ के चक्कर में होगा क्या कि प्री का सिलेक्शन जब होगा तब वो किसी तरह से बस इतना सोचेगा कि मेरा बस किसी तरह से एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए और भगवान भरोसे मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कुछ लोग का होता है या नहीं होता, मगर अगर ऐसा सच में हो रहा होता है ना तो हर साल जूलॉजी से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा होता, मगर ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है। एक जो इसमें क्या है 31 टेस्ट हैं, जिसमें से 25 टेस्ट सेक्शनल हैं। इसमें जो 25 सेक्शनल है, एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे प्रोटोजोआ पॉरीफेरा का टेस्ट होगा, उसके बाद सीलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, ये 2-2 चैप्टर का करके टेस्ट होंगे। 25 टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फुल लेंथ आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और आपको हमेशा मेंटर से रिपीट, आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। जो स्टूडेंट हमारे टेस्ट सीरीज में हैं उनको पता है कि वी विल प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट वट एवर दे आर नीडेड हियर। And other type of test series, this is test series for all those students who have already completed all kind of syllabus and part of the syllabus, and they are just revising and developing a test series, मतलब writing acumen here। ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार अच्छे से टेस्ट, मतलब उन्होंने सिलेबस ख़त्म कर लिया है या पहले प्री दिया है, मेंस नहीं हुआ है। ये उनके लिए है कि एक जल्दी इसको ख़त्म करें और एक अपने आप का रिवीजन भी हो जाए, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। इस तरह से ये उनके लिए टेस्ट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो कोई भी ज्वाइन करे, हमारा ज्वाइन करे या किसी का ज्वाइन करे। बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी की थोड़ी सी दिक्कत है, जिनका ग्रेजुएशन सही जगह से नहीं हुआ या डायरेक्टेड थे या कोविड में टाइम में उनका ग्रेजुएशन हुआ है, तो उन्हें तो ज़रूरत पड़ेगी क्लास की। मगर जिन्होंने सही से पढ़ाई की है, इनको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्लीज़ करें। वरना तो समस्या यही होगा कि आपकी कॉम्प्लिसेंसी के चक्कर में आपका जूलॉजी प्रिपेयर नहीं होगा और आप प्री के बाद उसी कंडीशन में होंगे
जहाँ पे सिर्फ आप प्रे कर रहे होंगे मेरा हो जाए, बजाय कि आप उस कंडीशन में हो जहाँ पे आपका माइंड ये सोच रहा हो कि मैंने ये वाला आंसर इतना सुंदर लिखा, मैंने ये वाला आंसर इस तरह से लिखा, मैंने जब ग्रेजुलेशन का आंसर लिखा तो ये वाला पन्ना छूट गया मेरे से, ये मेरा डायग्राम मिस हो रहा था। ये इस तरह की चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आएंगी। जब आप वेल प्रिपेयर होते हैं तो इस तरह के सपने आपको आते हैं, कभी डराएंगे, कभी खुशी दे के जाएंगे। मगर ये अच्छी बात है, जिसको आते हैं ना उन्हीं का सिलेक्शन बहुत आसानी से होता है और उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको अपने मेंटल कंडीशन को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। सिर्फ ये एक्सक्यूज़ देना आज कर लेंगे कल कर लेंगे, उससे होना कुछ नहीं है। बस आपके ईयर बढ़ते जाएंगे और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो आप कहीं भी ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज, इसको ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन सही से करिए। थैंक यू एवरीवन।